हो और पेपर आते हैं हमें तड़पाते हैं। सर ये क्या आपने रूटीन बना के रखी, आते सब गाना गा रहे होते हो। बच्चों देखो, एक वीडियो बनानी हो ना, किसी ने तुमसे किसी ने झूठा वादा किया हो कि भाई एक वीडियो बनाएंगे, तो वो बना ले वैसे फेक रह के। हम तो भाई क्लास में भी ऐसे ही रहते हैं, पंगे करते, तो इसलिए अब हम ऑनलाइन क्लास में भी नेचुरल ही रहने वाले हैं। बच्चों ध्यान से सुनिए बात, इस वीडियो को स्किप नहीं करना। बड़ा प्यार मिला आपका केमिकल रिएक्शन के ऊपर, जितनी केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन थी है ना, जितनी रिएक्शंस थी इंपॉर्टेंट, हमने जो लास्ट टाइम हेडशॉट की थी ना, सबके हेड पे जाके बजी और सबने उसे किया है। तो बच्चों फिजिक्स की तुम्हारी समस्या का समाधान मिलने वाला है इस वीडियो में, और इस वीडियो को पक्का देख के जाना है एग्जाम के पास, वापस से इसे देखना पड़ेगा। ये कुछ वीडियो ऐसी होती है ना, जो मिस कर दी तो एग्जाम भी मिस हो जाएगा, है ना। तो क्या है, वन वीडियो फुल फिजिक्स, एक वीडियो में पूरी फिजिक्स की बात होने वाली है 10th की, और इसमें A to Z फॉर्मूलाज होंगे। फिजिक्स की बात होने वाली है तो यहाँ क्वेश्चन आंसर नहीं करवाने वाले, यहाँ हर फॉर्मूला बताने वाले हैं, हर कंसेप्ट बताने वाले हैं फिजिक्स का। और 50+ फॉर्मूलाज इस चैप्टर हमारी पूरी फिजिक्स में रहने वाले हैं 10th के, तो उन्हें तुम्हें देख के जाना है। समय ना बर्बाद करते हुए चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। बढ़िया, सबसे पहले हम करेंगे बात अपने प्यारे इलेक्ट्रिक करंट से, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से सबसे पहले हम अपना दिमाग दौड़ाएंगे, और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के जितने फॉर्मूले हैं, सबसे ज्यादा फॉर्मूले इसी चैप्टर में है, वो करके जाएंगे बच्चों, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, फ्लो ऑफ चार्ज, और कौन सा चार्ज फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन, हमें पता है, इतना तो हमें पता है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए चार्ज क्या है, तो इसलिए चार्ज से जो क्वेश्चन बनता है उस पर बात करेंगे। चार्ज हमें पता है पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, और एक चार्ज जब दूसरे के सामने आएगा तो दूसरे पे फोर्स लगाएगा। हमारे को सबसे पहले जो फॉर्मूला याद करके जाना है एग्जाम में, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। वो किसका है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू NE, प्लस माइनस आप लगा सकते हैं। अब चार्ज कैसा है, यहाँ पे Q मतलब चार्ज है ना, Q क्या है, चार्ज, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और N है नंबर, सब लिखा है, N है इंटीजर। Q है चार्ज ऑन बॉडी, E है एलिमेंट्री चार्ज, E क्या है, टू बी प्रिसाइज, E क्या है, एलिमेंट्री चार्ज, और ये होगा इंटीजर। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला पूछा जाता है, वो आपने ये बताना। अच्छा, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सर है क्या, तो चार्ज की जब भी हम बात करेंगे ना, तो हमें पता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की हम बात कर लेते हैं। जैसे कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, पेपर में पूछेंगे तो आप बोलोगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है, और ये पूरा चलेगा माइनस का। अच्छा, अब मैं बोलूं क्या इलेक्ट्रॉन पे यही चार्ज हो सकता है, और नहीं हो सकता, हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो ज्यादा होगा तो क्या होगा, मैं लिखूंगा Q इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और कुछ हो सकता है, Q इज इक्वल्स टू 5 इंटू, कुछ भी डाल सकते हैं ना हम, 5 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो कहने का मतलब है जो n की वैल्यू रखी जाएगी वो एक इंटीजर लिया जाएगा, 1 2 3 4, फ्रैक्शन में वो नहीं होने वाला, मतलब फ्रैक्शनल चार्ज जो है वो पॉसिबल नहीं है। इस चीज का आपने खास ध्यान रखना है। यहाँ पे 0.5 या फ्रैक्शन में 2/3 करके ऐसी वैल्यूज नहीं आ सकती थी, तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि चार्ज हमारा क्वांटाइज है, कि वो क्या है, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ठीक है। अब ये हम अगर इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात कर रहे थे तो इसके इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। यहीं पे अगर हम बात करेंगे प्रोटॉन की तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे प्लस माइनस लगा हुआ है बच्चों, ठीक है। तो एलिमेंट्री चार्ज जो हम बोलते हैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसे एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन के लिए है तो वो होगा माइनस का, और अगर ये प्रोटॉन के लिए तो वो होगा प्लस का, ठीक है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज सेम रहने वाला है, बट साइंस का डिफरेंस रहने वाला है। ये वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए थी। और इसके अलावा चार्ज का यूनिट पूछा जाता है बच्चों, क्या होता है, तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम। क्या होता है, कूलम, लिख देता हूं मैं, क्या होता है, कूलम,
चार्ज का यूनिट कूलम आपने याद करके, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का एसआई यूनिट है कूलम। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 1.6 into 10 to the power minus 19, पर पहले माइनस का साइन आएगा। प्रोटॉन पे कितना है प्लस 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। इसके अलावा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला क्या है, Q is equals to प्लस माइनस Ne, है ना, तो n यहाँ पे 1 2 3 वैल्यूज होंगी, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होने वाली। और जो पेपर में चीज नहीं छोड़ के जानी, अगर मैं तुम्हें बोल दूं जाओ 1 डजन बनाना लेके आओ, तो कितने बनाना लाओगे, 12। वही मैं बोलूं कि जाओ 1 कूलम ऑफ चार्ज लेके आओ, तो कितना लाओगे, बनाना का तो तुम्हें पता है 1 डजन में 12 लाने हैं, तो 1 कूलम ऑफ चार्ज अगर मैं बोलूं लाने को, तो तुम 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स उठा के ले आओगे और बोलोगे सर लो तुम्हारा 1 कूलम ऑफ चार्ज। बढ़िया बच्चों, ये चीजें तुम्हें आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं अपनी इस खतरनाक सी स्लाइड्स में। चलिए, अब इसके बाद आएगी चार्ज, हमने पढ़ लिया तो करंट की बात आएगी। इलेक्ट्रिक चार्ज को डिनोट करते हैं Q से। एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों, कूलम होता है। करंट को I से डिनोट करते हैं, है ना, वो तुमने सुना होगा कि क्यों आई थी, है ना, क्यों आई थी, क्यों आई थी तो यहां से हमारा चार्ज का फॉर्मूला बन जाएगा और करंट का फॉर्मूला बन जाएगा, करंट I इज इक्वल्स टू Q बाय T, I इज इक्वल्स टू Q बाय T। I क्या है, करंट को किससे डिनोट करते हैं, I से, फॉर्मूला क्या होगा Q बाय T, क्योंकि करंट की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कितने समय पे कितना चार्ज फ्लो किया, वही क्या हमारे करंट। और करंट का ऐसा यूनिट पेपर में पूछा जाता है, ये है एम्पियर। अच्छा, करंट को किस डिवाइस से मेजर किया जाता है, तो करंट को जिस डिवाइस से मेजर किया जाता है उसको बोलते हैं एमीटर। और एमीटर को कैसा लगाया जाता है, ये भी पेपर में पूछते हैं, तो इसको लगाया जाता है सीरीज में, किसमें, सीरीज में, ठीक है, याद रहेगा, बढ़िया। अब आ गया हमारा नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो उनका फॉर्मूला क्या होगा, डिनोट करेंगे V से, डिनोट करेंगे V से। पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस, अगर ये एक पॉइंट है A, ये एक पॉइंट है B, यहां पे पड़ा हुआ है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज खुद से मूव नहीं करता, इलेक्ट्रॉन मूव करते, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता। तो इस चार्ज को उठा के मुझे अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाना होगा तो मुझे ऐसे खींच के लाना पड़ेगा, इस पे वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट मतलब एक पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। डिनोट करेंगे V से, और ये होता है वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो इसलिए W अपॉन में Q। यहां से इसका आप यूनिट निकालो तो वर्क का यूनिट होता है जूल, चार्ज का होता है कूलम, तो जूल पर कूलम। बट जूल पर कूलम की जगह हम यहाँ पे इसका ऐसा यूनिट बोलेंगे वोल्ट। क्या बोलेंगे, वोल्ट। अच्छा, इसका निकालना होता तो ये हो जाता कूलम पर सेकेंड। क्या होता, कूलम पर सेकेंड। वोल्ट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मेजर करते हैं, तो डिवाइस जिसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो वोल्टेज बताता है, ठीक है। और इसको कैसे लगाया जाता है बच्चों, तो इसको लगाया जाता है पैरेलल में। कैसे लगाया जाता है, पैरेलल में। समझे, वेरी गुड, समझ गए, है ना। अब इसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस वाला पार्ट आ जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस की जब इस चैप्टर में हमने बात की थी तो ओम्स लॉ से ही बात की थी। अच्छा सर, ओम्स लॉ से बात की थी, क्या बात की थी बताओ फिर आप। तो बच्चों में थोड़ी सी एरिया आपके लिए यहाँ पे पहले बनाए ना, फिर करते हैं। अब देखो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल्स टू IR। पहले तो यही कहता है ओम्स लॉ कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगी। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के जब इक्वल्स टू लगाते हैं तो यहाँ पे एक R कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो इसीलिए ओम्स लॉ के बाद ही हम इस चैप्टर में रेजिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहीं से यहाँ बताया कि रेजिस्टेंस का क्या बन जाएगा, यहाँ से फॉर्मूला रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू V अपॉन में I। ओम्स लॉ कब लगेगा, ओम्स लॉ तब लगेगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ओम्स लॉ किस पे लगेगा, ओमिक कंडक्टर पे लगेगा, जैसे कि कॉपर, एल्युमिनियम, ठीक है। और नॉन ओमिक कंडक्टर पे ओम्स लॉ कभी नहीं लगता। नॉन ओमिक कंडक्टर जैसे कि सेमीकंडक्टर, जिसमें जर्मेनियम आप एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये बन गया, ऊपर है वोल्टेज वोल्ट, नीचे है करंट, ठीक है। वोल्ट अपॉन में एम्पेयर, इसका यूनिट आप ऐसे बनाओ तो, बट इसका ऐसा यूनिट होता है ओम, और ओम को हम डिनोट करते हैं सिंबल से। इस सिंबल को बच्चों बोलते हैं ओमेगा। गा 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 कबूतर गा, जा था वो, अब क्या करूं, हो गया तो हो गया। चलिए,
बच्चों यहाँ तक समझ आया? स्क्रीनशॉट बच्चों लेते चलेंगे, ठीक है। चाहे आप सीबीएसई से हैं चाहे जेके बोर्ड से हैं भाई, दोनों का ऐसा कंसेप्ट है ना कि सीबीएसई वालों ने भी चीजें छोड़ी होंगी इसमें से, समझ रहे हो? उस लेवल का कंटेंट लाया है। क्योंकि जेके बोस, अगर बच्चे ये सोचते हो कि हमारा इजी है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ उनमें से कुछ बच्चे शायद वीडियो को भी देख रहे होंगे। एक दिन मैंने अपनी लाइव क्लास में, मतलब ऑफलाइन क्लास में, बच्चों को जेके बोस का पेपर दे दिया सीबीएसई वालों को, और उनसे नहीं लग पाया। और जबकि वो जितने क्वेश्चन थे, अगर वो घर जाके चेक करते, जेके बोस में वही क्वेश्चन आता है जो सीबीएसई में प्रीवियस ईयर आया होता है। तो आप लोग सोचते हो जेके बोस का लेवल ऐसे है, हम सीबीएसई वाले हैं, मास्टर ऐसे ही बोल रहा है, मास्टर ऐसे नहीं बोल रहा। मुन्ना सुन लो बात। अब देखो ये 3 ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ का ग्राफ क्या होगा? तो ओम्स लॉ का ग्राफ, करंट और वोल्टेज का अगर हम ग्राफ बनाएंगे, या वोल्टेज और करंट का हम ग्राफ बनाएंगे, मैं यहां बना भी देता हूं, ये देखो जी। यहां पे इस बार हम वोल्टेज यहां लेंगे, यहां पे हम करंट लेंगे, और ये हमने मुन्ना ग्राफ बना दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को समझ लेते हैं होता क्या। देखो, जब भी हम वोल्टेज और करंट का, हम वोल्टेज को लें वाई एक्सिस में और करंट को लें एक्स एक्सिस में, इसका ग्राफ बनाएंगे। ये जो ग्राफ की स्लोप है ये हमें क्या बताएगी? तो ये हमें बताएगी रेजिस्टेंस। क्या बताएगी? रेजिस्टेंस। समझ गए? क्या बताएगी? रेजिस्टेंस। तो आपसे पूछे स्लोप ऑफ अ वीआई ग्राफ क्या बताती है, तो आप बोलोगे रेजिस्टेंस लाएंगे। ओम्स लॉ का ग्राफ है, हाँ भाई ओम्स लॉ का ग्राफ है। ये ओम्स लॉ का ग्राफ है, हाँ भाई ओम्स लॉ का ग्राफ है। ये ओम्स लॉ का ग्राफ है, ये भी ओम्स लॉ का ग्राफ है, सब ओम्स लॉ से ही रिलेटेड है। अच्छा, बट इधर हमने क्या कर दिया, इस करंट को उठा के हम यहाँ ले गए। आई जो थी पहले एक्स एक्सिस में, उसे वाई एक्सिस में ले गए, और वोल्टेज को हम यहाँ ले आए। देखो आई को हम लिखते हैं एक डंडी से, ऐसे भी याद कर सकते हो, और जब डंडी के सामने डंडी आएगी तो मतलब मामला गड़बड़ है। अगर यहाँ वी आ जाता तो तब प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि यहाँ आप ऐसे टेढ़ी आई तो लिखोगे नहीं। ओके, मतलब किसी भी तरह से याद रख सकते हो, पर मेन कंसेप्ट यही है कि अगर आप वाई एक्सिस पे करंट को ले रहे हो और वोल्टेज को यहाँ ले रहे हो, तो इसका जो स्लोप है ये क्या बताएगा? अगर ये आर बता रहा है ना मुन्ना, तो ये बताएगा 1/r। ये क्या बताएगा? 1/r। और सर ये 1/r क्या होता है? ये 1/r होता है बच्चों, अगर वो था रेजिस्टेंस तो ये है कंडक्टेंस। ये क्या है? कंडक्टेंस। और इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करते हैं जी से। इसको किससे डिनोट करते हैं? जी से। इतनी बात तुम्हें ध्यान में रहेगी। ओम लॉ अगर ओमिक कंडक्टर के लिए है तो ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये चीज हमने यहाँ पे अभी आगे पढ़ेंगे इसको। तो अभी हमने 2 ग्राफ पढ़े, एक में वी को इधर रख के देखा, एक में वी को इधर रख के देखा। जब वी को इधर रख के देखा तो रेजिस्टेंस बताती है स्लोप, जब वी को इधर रख के देखा तो वो कंडक्टेंस बताती है। अब ये मुन्ना 2 ग्राफ है, और सीबीएसई में बहुत बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन कि हमने देखो यहाँ पे क्या लिया? पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे क्या लिया है? करंट, ठीक है। और यहाँ पे हमने करंट ले ली और यहाँ पे ले लिया पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो आपको R1 R2 R3 की वैल्यू दी है, पूछेंगे बताओ कौन सा सबसे बड़ा होगा। तो जब V इधर होगा ना, जब V इधर होगा मतलब ग्राफ सही चल रहा है, तो जितनी बड़ी स्लोप, जितना बड़ा ये एंगल, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। तो सबसे बड़ा एंगल या सबसे बड़ी स्लोप किसकी है? R1 की। तो सबसे बड़ा होगा R1, फिर उसके बाद R2, फिर उसके बाद R3। तो ये समझ के कुछ बच्चे चले जाते हैं, बट वो वाली चीज आपकी रह जाती है, वो वाली चीज आपकी रह जाती है। तो अगर ग्राफ एग्जामिनर ने बदल दिया, V को इधर ले गए, I को इधर ले गए, उल्टा काम हो जाएगा, वो बन जाएगा आपका कंडक्टेंस वाला हिसाब, है ना। तो इसलिए चीजें सारी उल्टी हो जाएंगी। अगर I यहाँ पे दिया हुआ है तो जितना छोटा एंगल उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, तो R3 बड़ा होगा, फिर R2 बड़ा होगा, फिर R1 बड़ा होगा। ओके, गॉट इट? आई चीजें समझ, मजा आ रहा है? बढ़िया। चाहे आप देश के किसी भी कोने से हमें देख रहे हैं, मेन गोल बस इतना है, मैं अगर कोई भी स्लाइड लाता हूँ या कोई भी कंटेंट लाता हूँ तो मुझे ये रहता है कि बच्चों को हर वो चीज पढ़ाई जाए जो पेपर में आए। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं ना कि वो सोचते हैं कि, अब जैसे मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वीडियो डाली, बच्चों ने देखी भी है और सिंप्लीफाई करके जो पेपर में आना वो चीज पढ़ा दी। अब एक बड़ा अच्छा बच्चा था, उसने कहा कि सर इसकी डेरिवेशन करवाई जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। तो वो चीज हम इसलिए नहीं कराते क्योंकि आगे आपके पास टाइम कम है और वो एग्जाम में आनी नहीं है। जो चीजें नहीं आनी उसको हम नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप बेफिक्र रहो, अपने टीचर पे भरोसा रखो यार, तुम्हारे लिए तो दिन रात एक कर रहे हैं, है ना। तो समझो बात को।
अच्छा देखो, अगर ओमिक कंडक्टर होगा, अगर ओमिक कंडक्टर होंगे, ओमिक कंडक्टर कॉपर एल्युमिनियम, तो जो हमारा ग्राफ है IV ग्राफ या VI ग्राफ, दोनों के दोनों मैं बना देता हूँ। ये लो जी, VI ग्राफ भी ले लो, ये बनेगा मुन्ना स्ट्रेट लाइन। बट अगर नॉन ओमिक कंडक्टर है तो IV ग्राफ या VI ग्राफ दोनों के दोनों बनेंगे कर्व लाइन। नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए ये होता है, क्योंकि ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखो, जो मैंने अभी चीज समझाई वही है। यहाँ पे करंट है, यहाँ पे वोल्ट है, मामला गड़बड़ है सर, मामला गड़बड़ है। तो देखो, दो आपको स्लोप्स दी हुई है, कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा सर? जब करंट इधर होती है तो नीचे वाला रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो देखो R40 R20 जस्टिफाइड होगी बात। मजा आ गया सर जी, मास्टर जी, पैरी पोना, ओहो ओहो। चलिए, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अच्छा बच्चों, अगर तुम्हें सच में लग रहा है कि मास्टर के एंड से कोई कसर नहीं छूट रही और मेहनत कर रहा हूं, तो यार थोड़ा होता है, जो आसपास में तुम्हारे दोस्त हैं उन्हें कम से कम ये वीडियो भेज दो कि इसे लगा लो, क्योंकि शेयर होगा तो बच्चे बोलते हैं सर वो करवा दो तो हमारा कुछ भला होगा। तो तुम्हारे भले के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, हमारे भले के लिए भी कुछ कर लो। मास्टर तुम्हें पता ही है, गरीब है, लाइट चली जाती है तो स्मार्ट बोर्ड बंद हो जाता है, इन्वर्टर नहीं खरीदने के पैसे। चलिए, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा, ओम्स लॉ कहता है V इज टू IR। यहां से R का फॉर्मूला आ जाएगा V अपान में I। R को हम ऐसा यूनिट होता है ओम, डिनोट करेंगे ओमेगा से। अब रेजिस्टेंस का और क्या फॉर्मूला है? तो रेजिस्टेंस बड़े सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, लेंथ पे, है ना, इसके अलावा मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। टेम्परेचर के भी बच्चों याद रखना, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अच्छा, यहां पे हमें दिख रहा है किस किस के डायरेक्ट है, किस किस के इनवर्स है। अरे मुन्ना तू कहां से आ गया यार? चलो देखो, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो L अपान में A। ये फॉर्मूला होता है हमारा रेजिस्टेंस का। अच्छा सर, अब यहां अलग से बता दीजिए ना सर। लो जी, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो L अपान में A। जो चीजें सामने होती हैं उनके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, बेसिकली रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा L अपान में A। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इक्वल्स टू लगाना है, तो L अपान A तो रह गई, बट एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है ना, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इक्वल्स टू लगाएंगे तो वो आता है रो। रो क्या होता है बच्चों? रो होता है गन्ने का जूस नहीं, रो होता है रेजिस्टिविटी। तो यहाँ जो ये मैंने P टाइप लिखा है, ये क्या है? P की तरह कुछ लिखा है, ये है रो, RHO रो, और ये होता है रेजिस्टिविटी। तो ये हमारा रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला बन गया। और इस बार के एग्जाम में चाहे ऑब्जेक्टिव में दिखे चाहे कैसे दिखे, CBSE वालों, इस पे क्वेश्चन दिखेगा, मत इस फॉर्मूले को छोड़ के जाना। ठीक है। अच्छा सर, ये बता दिया रेजिस्टिविटी का सर फॉर्मूला होती है, रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी को बच्चा इधर ही रखो ना, तो बाकी चीजें ऊपर नीचे हो जाएंगी। RA अपान में L। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अच्छा सर, क्या इसके बारे में कुछ पूछा जाता है? हाँ बच्चों, बहुत बार पूछा हुआ है, इसका यूनिट क्या होगा? तो बच्चों देखो, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ मीटर और ब्रेथ भी मीटर, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। नीचे सिर्फ लेंथ, तो उसके लिए आएगा मीटर, ये मीटर से स्क्वायर कट गया, तो रेजिस्टिविटी रो का यूनिट हो जाएगा ओम मीटर। पेपर में दिखता है बहुत बार, इसको करके जाना। और रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के फैक्टर सेम होते हैं, ये भी टेम्परेचर के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। समझ गए? अच्छा, और क्या सर बनता है इससे? तो और बनता है आपका रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल पे क्वेश्चन। रेजिस्टेंस इन सीरीज, जब सारे रेजिस्टर हम ऐसे एंड टू एंड कनेक्ट कर दें, अभी आगे में इमेज आपको, चलो ऐसे, ये एक रेजिस्टेंस जहां पे खत्म हो रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस, एंड टू एंड कनेक्ट कर दे, मतलब सब में करंट जो है वो सेम जाए। पहले करंट इधर रुके, फिर इधर रुके, फिर इधर रुके। वो बताया था ना कि रेजिस्टेंस क्या होता है, कि जब आप गाड़ी लेके निकले और रास्ते में स्पीड ब्रेकर आया, गाड़ी स्लो की, वैसे ही करंट लेके निकले, करंट जहां जहां स्लो होगी, रुकेगी, उसके रास्ते की रुकावट को बोलेंगे रेजिस्टेंस। तो ये हो गया सीरीज का कॉम्बिनेशन। पैरेलल होता है जब एक दूसरे के पैरेलल लगाए, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर ऐसे करके लगा दूं तो ये इसके पैरेलल है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज RS में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू होगी R1 + R2 + R3।
पढ़ा हुआ सबको आता है। रेजिस्टेंस इन सीरीज में याद रखोगे बच्चों कि सेम करंट अगर इधर आई है तो इधर भी आई होगी, इधर भी आई होगी, ठीक है, बट वोल्टेज जो है वो क्या होगी, अलग होगी। करंट सेम रहेगी, वोल्टेज अलग होगी। सिग्मा रूल याद करके जाइएगा, ठीक है। और कहां पे यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह में रेजिस्टेंस इन सीरीज का यूज किया जाता है, क्योंकि हीटर वगैरह में थोड़ा सा रेजिस्टेंस और बढ़ाने के लिए हम एड ऑन उसे कर देते हैं। और रेजिस्टेंस इन पैरेलल की बात करें तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल मिटा दे पहले इसको, हाँ मिटा दो सर, मिटा दो दुनिया से हमको। चलिए, रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला होगा 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा, ठीक है। अच्छा, अगर दो ही रेजिस्टर दिए हो तो तब क्या, तो दो ही रेजिस्टर दिए तो वो बनता है 1/Rp = 1/R1 + 1/R2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो तुम बोलोगे कि 1/Rp = R2 + R1 अपान में R1 × R2। आरपी निकालना है तो रेसिप्रोकल कर दोगे, ये ऊपर चला जाएगा और ये चीजें भी रेसिप्रोकल हो जाएंगी, R1 × R2 अपान में R2 + R1। बना ये फॉर्मूला। तो दो रेजिस्टेंस के लिए आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अदरवाइज ये तुम्हें आता है, ये बेस्ट है, बता दिए। ये भी कई लोग डाल देते हैं सॉल्व करते हुए, तो अगर तुम न्यूमेरिकल वगैरह नेट पे ढूंढ रहे हो कहीं और सोल्यूशन में ऐसा फॉर्मूला आ गया तो घबराना नहीं है, उसी से ड्राइव हुआ है। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल में पी से पैरेलल, पी से पोटेंशियल डिफरेंस, पी से पैरेलल, पी से पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा सेम। इधर पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं रहता, जो इधर सेम रहता है वो इधर नहीं रहता, जो इधर अलग होता है वो इधर सेम रहता है, ऐसे याद रखना, उल्टा है। तो अगर इधर पोटेंशियल डिफरेंस पी से पैरेलल, पी से पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम नहीं रहेगा, मतलब वोल्टेज सेम नहीं रहेगी। और यहाँ पे अगर करंट सेम रहती है तो यहाँ पे करंट जो है वो सेम नहीं रहेगी, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे कम हो जाएगा, यहाँ पे बोला है टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। कैसे, अभी बात करते हैं। और यूज इन हाउसिंग वायर में इसका यूज किया जाता है, हमारे घर के जो डोमेस्टिक सर्किट है उसमें रेजिस्टेंस इन पैरेलल में जो है वो लगाया जाता है। अगर फ्यूज पूछ लें, फ्यूज वायर में आगे भी बता चुका हूँ वो सीरीज में होता है। तो बच्चों अब ये क्या, यहाँ पे रेजिस्टेंस कैसे डिक्रीज हो रहा है, बच्चों खुद बताओ। आरएस की वैल्यू बड़ी होगी या R2 की? सर आरएस में तो R1, R2, R3 तीनों आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आरएस बड़ा होगा क्योंकि वो इन सबका समय है। तो यहाँ पे जब हम आरएस की वैल्यू निकालते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता ही है, बट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड हो रहा है तो बताओ 1/Rp की वैल्यू बड़ी होगी या 1/R2 की? तो बच्चों इंडिविजुअल की वैल्यू बड़ी होगी, इसमें तो 3 का डिवाइड लगा है, इसकी वैल्यू जो है वो छोटी होगी, ठीक है। तो याद रखना इस केस में Rs जो है वो ग्रेटर देन है R1 से भी, R2 से भी, R3 से भी। इस केस में R2 जो है वो ग्रेटर देन होगा Rp से, R3 जो है वो ग्रेटर देन होगा Rp से, और R1 जो है वो ग्रेटर देन होगा Rp से। तो इंडिविजुअल की वैल्यू ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है। चलिए सर ये क्या है बच्चों, यही तो है मुन्ना। देखो रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल की अगर मैं बात करूं तो यहां पे जो आपको चीज दिख रही है, एक रेजिस्टर के सामने दूसरा रेजिस्टर सामने पैरेलल लगा दिया, तो ये जो है ये पैरेलल का होगा। और यहाँ तो बेसिकली एक ही हमने लगाया, ये ओम्स लॉ की आपकी डायग्राम के लिए भी चलेगा। ये बेसिकली आपको ना पेपर में पूछा जाता है ओम लॉ सर्किट की डायग्राम क्या, तो वो ये है। अच्छा, इसको अगर मुझे सीरीज का बनाना होता तो मैं यहाँ पे एक और रजिस्टर जो है वो लगा देता, यहाँ पे भी चलो लगा देता, तो ये बन जाता सीरीज का। इतना तो बच्चों तुम्हें समझ आई है, ये मैं मान के चलता हूँ। नहीं भी है तो कोई बात नहीं, बता देना, ये तो रेजिस्टेंस पैरेलल सीरीज पढ़ना है तो फिर से बता देंगे। अच्छा सर ये बताना क्या चाहते हो? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बच्चों, ओम्स लॉ की सर्किट डायग्राम। बच्चे सोचते हैं सर्किट डायग्राम कुछ भी बना देंगे और मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं। ओम्स लॉ के फॉर्मूले में V = IR आता है, तो आपके सर्किट में R भी होना चाहिए, I भी होना चाहिए, V भी होना चाहिए। तो हम कैसे बनाएंगे सर्किट? आपने ऐसी डायग्राम बना के आनी है। आपको अगर वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो पूरे 2 मार्क्स तभी मिलेंगे अगर ऐसे बना के आओगे। देखो क्या, हम एक बैटरी ले लेंगे, ये बैटरी का बड़ा वाला जो टर्मिनल है इसको पॉजिटिव होता है, इस साइड छोटा होगा, ये नेगेटिव होता है। करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, तो हम डायरेक्शन ऑफ करंट दे देंगे I। अब जब करंट जाना शुरू हुई तो सबसे पहले लगेगा एमीटर। एमीटर जब लगेगा तो एमीटर तो लगता है सर आपने बताया अभी पहले की सीरीज में, तो सीरीज में लगेगा एमीटर करंट नापेगा, ठीक है। उसके बाद ये करंट आगे की तरफ जाएगी, ये वायर से जा रही है तो वायर तो हमें बनानी ही है। आगे हम लगा देंगे एक प्यारा सा मुन्नुआ सा रेजिस्टेंस,
रेजिस्टेंस के अक्रॉस पैरेलल में हम लगाते हैं वोल्ट मीटर, क्योंकि सर आपने बता रखा है वोल्ट मीटर को लगाते हैं पैरेलल में। कमेंट सेक्शन में मुझे तुम्हारा आंसर चाहिए कि बताओ गैल्वेनोमीटर कैसे लगाते हैं, रियोस्टेट कैसे लगता है, तो हमेशा सीरीज में लगता है। आप देख लो अभी सीरीज कैसा है, एंड टू एंड समझ नहीं आ रहा। अच्छा यही वायर आगे जा रही है, आगे जाके आप एक रियोस्टेट लगा दोगे। रियोस्टेट आपको पता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। ये अगर 5 ओम का है तो 5 ओम का ही रहेगा, ये चेंज किया जा सकता है। रियोस्टेट के बाद बच्चों आप आगे जाओगे, लगाओगे एक की मतलब स्विच और उसको जोड़ दोगे। ये अगर सारी चीजें तुमने मेंशन की तो ओम्स लॉ सर्किट डायग्राम में तुम्हारा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, यही पेपर में पूछा जाएगा। इतनी बात आई समझ। अब सीरीज में हमने पढ़ा सर की करंट सेम रहती है, तो यहां से आई गई गड्डी लेके निकली आई, रास्ते में एक सड़क पे एक स्पीड ब्रेकर आया, रुकी, फिर यही करंट आगे गई, तो यही करंट आगे गई, तो अब ये करंट इधर पहुंचेगी, तो ये रियोस्टेट इसके सीरीज में ही लगाना। जब सेम अमाउंट ऑफ करंट इसमें और इसमें है तो ये सीरीज में है। अब पैरेलल अगर सर्किट होता तो क्या होता, उसके लिए मैंने ये डायग्राम आपको दिया है। तो पैरेलल सर्किट होता तो यहां से मैं निकला, करंट लेके एमीटर ने इसे गिना, अब यहाँ पे पहुंच के परेशान हो गया, करंट जाऊं कहां पर, इसे जाना दोनों जगह है, तो इसको बीच से डिवाइड होना पड़ेगा। करंट यहाँ पे अगर आई तो अब ये दो टुकड़ों में बटेगी, यहाँ जाएगी I1, यहाँ जाएगी I2। इसमें अलग करंट है, इसमें अलग करंट है, दैट्स व्हाई हमने बता दिया कि ये कैसा है, पैरेलल में है। समझे बच्चों, ओम्स लॉ की सर्किट डायग्राम तो देख के जानी है। मजा आ रहा है? कमेंट करो यस 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 यस, नहीं कमेंट में लास्ट में तुम्हें बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। कमेंट तो करना है पर लास्ट में बताऊंगा। अच्छा अब सर और क्या, जेके बॉस वाले बोले हमें तो इतना नहीं आता, तो बच्चों अपनी एनसीईआरटी उठाओ या जेके बॉस को जो बुक लगी हुई है वो उठाओ, और उसमें आपका क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूले पे निकलेगा, और बड़े बच्चों ने स्कूल में फॉर्मूला ही नहीं किया होगा। तो चलिए देखते हैं क्या सीरीज का, अगर आपको एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि रेजिस्टेंस इन सीरीज की वैल्यू है 700 और सिंपल रेजिस्टेंस की वैल्यू है ना, सिंपल रेजिस्टेंस मतलब इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ठीक है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू है 60, और बहुत सारे हमने 60 वाले रेजिस्टेंस, ये एक लगाया, ये दो लगाया, मैं एग्जांपल ले रहा हूं तो जरूरी नहीं इसका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट ही बने, आप एग्जांपल समझो। 3 ऐसे करके चाहे मैंने 4000 लगा दिया, कितने में रेजिस्टर सीरीज में लगाऊं, एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी है, सो दैट जो रेजिस्टेंस इन इक्विवेलेंट रेजिस्टर है वो ये है, आपने बताना है नंबर ऑफ रेजिस्टर। इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे निकालोगे, तो इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको निकालने के लिए लगेगा ये फॉर्मूला, यही है तुम्हारा ब्रह्मास्त्र। REQ मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जैसे सीरीज दिया है तो RS लिख सकते हो, RS इज इक्वल टू N इंटू R, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, और मल्टीप्लाई कर दोगे N से। N क्या है तुम्हारा, N क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। आपको N की वैल्यू निकालनी है तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा RS, REQ की जगह में S भी लिख सकता हूँ क्योंकि सीरीज में है, या REQ लिख लो या S जो भी लिखना है, डिवाइड बाई ये R नीचे आ जाएगा, N आपकी N की वैल्यू आ जाएगी। तो मतलब 700 अपॉन 600 करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कितने रेजिस्टेंस लगेंगे। ये मैंने एक एग्जांपल दिया, इसका आंसर में भी पॉइंट्स में ही आएगा, ठीक है। तो वो आप चीजों को इग्नोर करिए, समझने वाली बात जो है वो तुमने समझी, ये वाली चीजों को मिस नहीं करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर आगे तो बढ़ेंगे सर, आगे सर ये कसम से आता है क्या बच्चों, पेपर में आप अपने बुक खोलो ना, आप अपनी एनसीईआरटी खोल लिया करो कभी कभी, मुन्ना उसको भी देखा करो, क्वेश्चन मिलते हैं। अच्छा पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आ जाए कि बहुत सारे रेजिस्टेंस हमने पैरेलल में लगाए, आरपी की वैल्यू आपको दी हो, ठीक है, कितने आपने पैरेलल में लगाए रेजिस्टेंस वो दिया हो, तो आपको बोले N निकालो, तो उस केस में कुछ नहीं, इजी है। R इक्विवेलेंट मतलब R पैरेलल के लिए हमारा निकलेगा इज इक्वल टू R अपॉन में N, सीरीज के लिए क्या था, R सीरीज इज इक्वल टू N डॉट R, यहाँ पे याद रखना R ऊपर आएगा, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हैं, तुम लोग अक्सर भूल जाया करते हैं। बाकी ये मैंने तुम्हें बता दिया, स्लोप क्या बताएगी, रिलेशन बिटवीन स्लोप एंड रेजिस्टेंस एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, जो यहाँ पे बता भी रहा है ये, और ये मुन्ना क्या है, अगर हम ग्राफ लेंगे VI ग्राफ, और अगर मैं ग्राफ लूंगा IV ग्राफ, दोनों की स्लोप्स क्या बताएगी, VI ग्राफ की स्लोप बताती है R दैट इज रेजिस्टेंस, IV ग्राफ की स्लोप बताती है 1 अपॉन R जिसको हम G से भी डिनोट करते हैं, दैट इज कंडक्टेंस, दैट इज कंडक्टेंस। वेरी गुड बच्चों। अब आ गया हमारा जूल्स
क्वेश्चन है ना। तो जूल्स हीटिंग इफेक्ट क्या कहता है? जूल्स हीटिंग इफेक्ट कहता है जब भी किसी कंडक्टर से करंट पास होगी तो वो हीट अप होगा। और जूल से क्वेश्चन आएगा, उस पर वीडियो डली हुई है, उसे जरूर देखिएगा। तो जूल्स हीटिंग इफेक्ट कहता है हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर, हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जितने ज्यादा समय के लिए फोन चलाओगे उतना ज्यादा हीट करेगा। फोन के अंदर जो वायर यूज हुई है उसका अगर ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, और अगर करंट ज्यादा जा रही है, ज्यादा वोल्ट वाला चार्जर आप यूज कर रहे हो तो वो ज्यादा हीट अप करेगा। ये तीन चीजों को जब हमने मिलाया तो हमारा बना H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। ठीक है, तो हमने H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। ये तो बेसिकली मैंने इस फॉर्मूले से निकाला। आप कई बच्चे बोलेंगे सर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओ, इधर भी कुछ आएगा। इसकी डेरिवेशन बच्चों अलग है, वो इस पे बेस नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इन तीनों के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हीट जब इक्वल्स टू के सामने आ रही, तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस पे आपको क्वेश्चन ये बन सकता है कि अगर करंट रेजिस्टेंस सेम रखूं और टाइम सेम रखूं और करंट को मैं 4 टाइम बढ़ाऊं तो हीट कितनी बढ़ेगी? ये चीजें सेम ही है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो वो आपने बताना है कि कितने टाइम जो है वो बढ़ती हुई दिखेगी। चलो अब ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। H हीट है, हीट का यूनिट जूल होता है, करंट है, करंट का एम्पेयर, टाइम का सेकंड। मजा आ गया। इस पे मैंने इसलिए ज्यादा खींचा नहीं बात को, क्योंकि इस पे अलग से वीडियो आ रखी है। अब हमारा आ जाता है पावर। पावर 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 कौन बताएगा कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी वॉट? 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है तो पता होना चाहिए तुम्हें। ठीक है, अच्छा पावर के 3 फॉर्मूले बच्चे हमें याद रखने हैं। क्या है 3 फॉर्मूले? पावर, अरे पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई, पावर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपान में R, पावर इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R। ये 3 फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। अब सर याद करना क्या मुश्किल है? बच्चों आप अगर याद रखोगे पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई, आप याद रख रहे हो, मैं मान लेता हूं कि तुम लोगों ने याद रखा पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई। आपने सिर्फ अब इसमें ओम्स लॉ लगाना है। ओम्स लॉ आप यूज करोगे, V इज इक्वल्स टू आई आर, तो V की जगह डाल दो पावर इज इक्वल्स टू आई आर इंटू आई, बन गया पावर इज इक्वल्स टू आई इंटू आई स्क्वायर आर, बना फॉर्मूला। फिर से पावर था V इंटू आई, अब V की वैल्यू डाल दिया, इस पर I की डाल के देखते हैं। V इज इक्वल्स टू आई आर है तो I क्या हो जाएगा? V बाय आर। पावर इज इक्वल्स टू V इंटू V बाय आर, V स्क्वायर अपान में R। बढ़िया, समझिए एक फॉर्मूला याद करके सब हो जाएगा। और पावर का एक और फॉर्मूला है, तब तक आप याद करो, अभी उसको बात करेंगे जो हमने 9th क्लास में पढ़ा है। पावर वर्क पावर एनर्जी था ना, उसमें पढ़ा। तो ये 3 फॉर्मूले आपने पढ़ के जाने हैं। इस पे क्वेश्चन बनता है। ऐसा यूनिट ऑफ पावर होता है वॉट। क्या होता है? वॉट। W से इसे डिनोट करते हैं। चलिए सर आप रुकते नहीं हो सर, ये देखो पावर का एक और फॉर्मूला, अरे इसको कैंसिल कर दे। चलिए पावर का एक और फॉर्मूला बच्चों हमने पढ़ रखा है। पावर का वो फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपान में टाइम, या फिर वर्क अपान में टाइम। ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने। यहां से एनर्जी क्या बन जाएगी? एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। तो एनर्जी के क्या क्या फॉर्मूले हो सकते हैं? एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। पावर का फॉर्मूला था ना, क्या फॉर्मूला था? आई स्क्वायर आर मैंने डाल दिया, इंटू टी किया। पावर इज इक्वल्स, अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा आई स्क्वायर आर इंटू टी भी बन सकता है, और पावर का दूसरा V इंटू आई इंटू टी भी बन सकता है। तो ये उधर से ही डेरिवेट हुए हैं बच्चों, कोई अलग से हमने यहाँ खिचड़ी बनाई नहीं है। तो ये है ना एनर्जी इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, बेसिकली यहीं से वो ड्राइव हुआ है, वो जो चीज तुम सोच रहे हो। ज्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है। एनर्जी कौन सी? एनर्जी हीट की फॉर्म में अगर एनर्जी होगी तो मैं लिख सकता हूँ H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ये है जूल्स हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला। यहाँ पे हमने P पावर आई जो है वो सब चीजें बता दी हैं। आपको याद रखना है कि 1 किलोवाट में होते हैं 1000 वाट। वाट इज अ यूनिट ऑफ पावर। और आपसे पेपर में पूछा जाता है व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी बच्चों होता है किलोवाट। और
किलोवाट और, कि एक और के अंदर कितने किलोवाट आपने खर्च किया। आपके घर में जो मीटर लगे होते हैं उनमें बोलते हैं ना 1 यूनिट आया, 2 यूनिट आया, 3 यूनिट। वो यूनिट क्या है कि 1 घंटे के अंदर कितने किलोवाट आप खर्च कर रहे हो। तो ये 1 किलोवाट और जो है ये किसके बराबर होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स के बराबर। ड्राइव कैसे हुआ बच्चों, तो आप याद रखना कि किलोवाट और है, किलोवाट, 1 किलोवाट के अंदर कितने वाट होते हैं 1000, और एक और के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं 3600। इसी से ड्राइव हुआ बच्चों ये, इसको कन्वर्ट करके ऐसे लिखा हुआ है। मैं आगे वीडियोस में करा भी चुका हूं इसलिए से नहीं क्लियर है, ठीक है। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, किलोवाट आवर। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बस अब खत्म होने को आया है, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, कूलम इसका यूनिट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं, एम्पेयर इसका यूनिट होता है। इसके लिए जो मीटर यूज करते हैं वो होता है एमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को वी से करते हैं, ठीक है, और वोल्ट से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए जो होता है वोल्ट मीटर को हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, एमीटर को करते हैं सीरीज में। और रेजिस्टेंस और ओम इसका यूनिट होता है। पावर का यूनिट वाट होता है और एनर्जी का पता है जूल होता है। V इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ का फॉर्मूला। बढ़िया, मजा आ रहा है। चलिए अब सर ये क्या है, सर लाइट चैप्टर, सर लाइट चैप्टर, चलिए करते हैं शुरू। What is light? Light is a form of energy which helps us in the sensation of vision. Light एक form of energy है जो देखने में हमें मदद करती है। लाइट का कैसा नेचर है, तो बच्चों याद रखना लाइट का ड्यूल नेचर है। लाइट पार्टिकल नेचर भी है। लाइट जो है वो पार्टिकल से बने होते हैं। लाइट के पार्टिकल को कहा जाता है बच्चों फोटॉन, याद रखिएगा, ठीक है। और वेव नेचर भी है क्योंकि लाइट जो है वो वेव की फॉर्म में चलती है, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन वाली जो होता है ना, उस तरीके से ये लाइट जो है वो चलती है, याद रखिएगा। दुनिया में सबसे तेज जो है वो लाइट ही चलती है, और लाइट की स्पीड होती है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3.6 गधे 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ठीक है। तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इन वैक्यूम फास्टेस्ट पॉसिबल स्पीड, और क्या बताया हुआ है, डिक्रीज इन अदर मीडियम। तो कहने का मतलब है वही जो मैंने आपको बात बोली कि दुनिया में सबसे तेज अगर कोई चलती है तो वो कौन चलती है, लाइट चलती है। वैक्यूम में सबसे तेज चलती है और अदर मीडियम में भी सबसे तेज यही चलती है। अब आ गया पहले मिरर फॉर्मूलाज। मिरर फॉर्मूला होता है बच्चों 1/f = 1/v + 1/u। ये आपका मिरर फॉर्मूला, इस पे क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता रहता है। डेफिनेशन पूछ लें तो आप बोलोगे मिरर फॉर्मूला इज अ फॉर्मूला व्हिच गिव अस रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो u आपका आ गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v आ गया आपका, u आ गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v आ गया इमेज डिस्टेंस, f आ गया फोकल लेंथ, ठीक है। इसके अलावा हमें पता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ फोकस है और यहाँ पोल है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ जो है वो होता है फोकस, है ना। तो 2 बार अगर मैं फोकल लेंथ को ऐड करूंगा तो वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाएगा। तो ये वाला बेसिक सा 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, याद करके आपने जाना है। आर हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ के डबल होता है। मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मिरर के केस में होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऊपर हमेशा इमेज लेंगे हम, याद रखना। और दूसरा फॉर्मूला इसका होता है इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ भी इमेज की बात की पर डिस्टेंस की, यहाँ इमेज की हाइट की बात की है, बट इसके साथ में नेगेटिव साइन आएगा। मिरर के केस में नेगेटिव साइन आएगा। तो ये जो नेगेटिव साइन आएगा यहाँ आप लिखोगे हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका आ जाएगा। इसकी डेफिनेशन भी फॉर्मूले से आप बनाओगे। मैग्निफिकेशन इज टर्म्ड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऑन द अदर हैंड वी कैन से दैट मैग्निफिकेशन इज आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद नेगेटिव साइन। चलो अब आगे लेंसेज पे, सेम चीजें आ गई लेंसेज पे। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? लेंस फॉर्मूला बच्चों इतनी बड़ी ब्लेंडर मिस्टेक, अरे डोंट वरी, आंसर है आपके 1/f = 1/v - 1/u, ठीक है। इसको आप मारो क्रॉस, ये आपका सही आंसर है, ठीक है। ये होता है आपका सेम वही है, ये भी उसी के बीच में रिलेशन बताएगा, बट इस बार इमेज पहले आएगी, उसमें से ऑब्जेक्ट को हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। मैग्निफिकेशन इसकी, यहाँ भी ब्लेंडर मिस्टेक, 2 ब्लेंडर मिस्टेक हमें दिख रही हैं। अरे गुड़ गोबर कर दिया, इसको भी उतारो। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस होती है सेम हाइट ऑफ इमेज टू द
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बट जो दूसरा फॉर्मूला है ना v अपान में u, वो भी v अपान u रहेगा, बट उसके साथ माइनस साइन नहीं आएगा। तो ये होगी हमारी लेंस की। याद रहेगा बच्चों। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस का यूनिट होता है डायोप्टर। किसमें, सब ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछा है, पावर ऑफ लेंस किसमें नापते हैं, डायोप्टर में। पावर ऑफ लेंस जो होती है 1 अपान फोकल लेंथ होती है। अभी आगे जाके हम साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, तो ध्यान रखना जिस मिरर की फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव आएगी, क्योंकि पावर पूरी की पूरी फोकल लेंथ पे ही डिपेंड कर रही है। अच्छा सर ये क्या डाल दिया बीच में, यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। तो ये एक क्विक रिमाइंडर है आप सबको बताने के लिए कि यूजेस कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस की पढ़ के जाइएगा पेपर में, ठीक है, इसे स्किप मत करना। चलिए, मैग्निफिकेशन का संपूर्ण सार। सबसे पहले तो मैं कुछ चीज आपको बताना चाहूंगा मैग्निफिकेशन के रिलेटेड, कि अगर मैं बोल रहा हूं कि कोई चीज नेगेटिव है तो वो बंदा सीधा होगा कि उल्टा। नेगेटिव, ऐसे सिंपल जनरल बात कर रहे हैं। नेगेटिव लोग हमेशा उल्टे हैं ना, तो उल्टे हैं वो। नेगेटिव लोग उल्टे होते हैं और सीधा वही लोग हैं जो पॉजिटिव रहते हैं, है ना। तो हम बोलते हैं नेगेटिव लोग उल्टे हैं, इनसे बात नहीं करनी चाहिए। तो नेगेटिव वाली चीज होती है उल्टी, और इस चैप्टर में उल्टे को हम क्या कहते हैं बच्चों, इन्वर्टेड। और हमें पता है इन्वर्टेड इमेज बच्चों हमेशा कैसी आती है, रियल। रियल एंड इन्वर्टेड वर्ड हम यूज करते हैं। रियल इमेज हमेशा कैसी होगी, उल्टी होगी। तो ये जो नेगेटिव था ना, इसी से आप याद रखोगे कि जो मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है ना तो वो है इन्वर्टेड। इतना तुम्हें नहीं याद रखना तो तुम ऐसे रख लो। आगे साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। जो भी चीज नीचे की तरफ बनती है वो नेगेटिव लेते हैं, चाहे वो इधर बने चाहे इधर बने। नीचे की तरफ क्या होती है, इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट, तो उसकी मैग्निफिकेशन हम नेगेटिव लेते हैं। जैसे याद रखना है वैसे रखो। तो सबसे पहले मुन्ना आ जाता है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर आपको याद होगा 6 केसेस बनाता है। 6 में से एक केस ऐसा होता है जिसमें सीधी बनती है। जब सीधी बनेगी तो हम उसे पॉजिटिव लेंगे, तो वर्चुअल इरेक्ट, तो वो वाला केस आ गया। ये सिर्फ एक ही केस में होता है। और बाकी कनकेव मिरर के जितने जो 5 केस हैं उनमें जो है वो उल्टा बनता है, और उल्टा बनता है तो वो रियल और इन्वर्टेड होगा। बता दिया तुम्हें। कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर सर 2 ही तो इमेज बनाता है, और दोनों किस तरफ बनाता है, इस तरफ बनाता है। इस तरफ बनाएगा और सीधी बना रहा है उल्टी बना रहा है, वो सोचिए, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर जो है हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक है, ऑलवेज वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। तो इसके और केस है ही नहीं है, तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव। कन्वेक्स मिरर पे क्वेश्चन आ जाए तो आप बोलोगे पॉजिटिव, बट अगर कनकेव मिरर में आ गया तो आप बोलोगे पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों हो सकती है। आप बताइए कौन से केस के लिए पूछा है। कन्वेक्स लेंस का भी सेम हिसाब है। कन्वेक्स लेंस होता है बच्चों ये वाला, और कनकेव लेंस होता है बच्चों ये वाला, ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस में 2 तरह के केस बनते हैं, ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस जो है वो सीधी इमेज बनाएगा और उल्टी इमेज भी बनाता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगे। और कनकेव लेंस तो हमेशा ही सीधी इमेज बनाता है, वर्चुअल डायरेक्ट इमेज बनाता है, तो हमेशा पॉजिटिव होगा। स्क्रीनशॉट मार लो। मैग्निफिकेशन पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं आजकल, और इस तरह के बनते हैं। सर साइन कन्वेंशन, सर साइन कन्वेंशन बच्चों, साइन कन्वेंशन बहुत ही इजी है। ये देख लिए आप, चाहे यहाँ पे जो इस जगह है, इस जगह पे आप चाहे लेंस रखें चाहे मिरर रखें, सबके लिए साइन कन्वेंशन सेम रहने वाली है। जितना भी दूरी आप इस तरफ लेंगे वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। वो कैसी होगी, पॉजिटिव। जितनी भी दूरी आप इस तरफ लेंगे वो नेगेटिव होगी, ठीक है। जितनी भी चीजें आप नीचे लेंगे वो नेगेटिव होगी, ऊपर जितनी लेंगे वो पॉजिटिव होगी। तभी मैंने कहा था अगर इमेज उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड हमेशा नीचे की तरफ बनती है, और वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ये क्या, इसको छोड़ो, तुम जो मैं बोल रहा हूँ वो देखो, ठीक है। उस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ बताया नेगेटिव पॉजिटिव एक्सिस। ओके वो भी ठीक था, मैं समझा दी। नीचे की तरफ हमेशा जो है वो नेगेटिव रहेगी। नहीं समझ आ रहा तो एक बार फिर देख लेते हैं। हम ये यहाँ पे कोई मिरर रख लेते हैं। ये इसका ऑब्जेक्ट था, यहाँ इमेज बनी यहाँ, ऐसे मान लिया मैंने, ठीक है। अब वो बने ना बने, ऐसा केस हो ना हो, है तो नहीं है, बट सिंपल बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की दूरी है। ऑब्जेक्ट की दूरी इस तरफ है तो हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव। और याद रखना ऑब्जेक्ट तो हमेशा इसी तरफ रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव। सिग्मा रूल जो है वो याद रखिएगा। अगर ये कनकेव मिरर होता, फोकस इसकी इस तरफ होती, फोकस इस तरफ है तो फोकल की लेंथ भी क्या आती, नेगेटिव। तो कनकेव मिरर के लिए फोकल की लेंथ भी नेगेटिव आती। अगर ये कन्वेक्स होता तो फोकस इसकी इधर होती तो वो आ जाती
पॉजिटिव। इस तरफ जितनी चीजें लेंगे नेगेटिव, इस तरफ अब ये इमेज अगर हम मान रहे थे इस केस में इमेज यहाँ बनी है तो ये इमेज का डिस्टेंस है, तो इमेज डिस्टेंस को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। अच्छा, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है तो कैसा होगा, पॉजिटिव, हाइट इसकी होगी पॉजिटिव, और ये नीचे की तरफ इमेज बन रही है तो ये होगी नेगेटिव। यही है आपकी बेसिक साइन कन्वेंशन। और सारी दूरी हम मिरर के केस में पोल से नापते हैं और लेंस के केस में ऑप्टिकल सेंटर से नापते हैं। चलिए बाकी जो मैंने यहाँ पे चीज बताई इसको आप एक बार देख लो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो। फोकल लेंथ कनकेव मिरर की नेगेटिव होती है, फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव होती है। ये हमेशा ही रहेगी, इसमें कोई केस नहीं बनते। और इस वाले से जो आपको पढ़ने की चीज है वो आप मेन यही याद रखेंगे कि कन्वेक्स लेंस, मैं बता देता हूं आपको कन्वेक्स लेंस कौन सा है। ये वाला जो हमने लेंस बनाया बच्चों, ये है कन्वेक्स लेंस। इसकी फोकल लेंथ जो है वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी इसकी फोकल लेंथ। अब बोलो लेंस में सर दो होती है, इधर भी फोकस होती है इधर भी फोकस होती है। ये होती है पॉजिटिव वाली, ये होती है पॉजिटिव वाली, ये होती है नेगेटिव वाली। तो इसमें मैक्सिमम इमेज इस तरफ बन रही होती है, तो फोकल लेंथ हम ये वाली मान के चलते हैं, तो इस वजह से ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और कनकेव लेंस ये वाला है तो इसमें इमेजेस हम मान के चलते हैं इस तरफ बनती है, मान के क्या बनती है उधर है, ठीक है। तो हम ये वाली फोकल लेंगे, कंसीडर करेंगे, और ये होगी नेगेटिव, ये याद रखना बच्चों। चलिए, मजा आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। ये क्या सर? बच्चों मुझे याद है कि तुम्हारा एक टॉपिक अभी छूट रहा है और उस टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पहले हम वो पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैग्नेटिज्म पे आएंगे। चलो, तो लाइट चैप्टर के ऑलमोस्ट चीजें हमने कर ली। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, पूरी वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब चैनल पे, जाके देखो, दो न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाए हुए हैं। अभी की क्लास में सिर्फ इतना बताऊंगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के 3 फॉर्मूले हैं। एक है ये जो स्नेल ला बताता है, साइन आई अपान में साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, न्यू से इसको डिनोट करते हैं। दूसरा फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वो हमारा होता है अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो ऊपर हम लेंगे मीडियम 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और नीचे मीडियम 1 का। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जब किसी चीज का मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम निकालूं। और तीसरा फॉर्मूला, ये था पहला फॉर्मूला, ये था दूसरा फॉर्मूला, और तीसरा फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर, ऊपर हमेशा वैक्यूम एयर ही लेना है, और नीचे जो है वो आपको मीडियम दिया होगा, जो ग्लास, डायमंड, वाटर कुछ भी हो सकता है, वो आपने यहाँ ले लेना है। ये इंपॉर्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो पेपर में करके जाने हैं, ठीक है। अब मैग्नेटिज्म चैप्टर का भी तो कुछ पढ़ना है ना बच्चों, वो भी तो चैप्टर है फिजिक्स का, उस पर भी तो कुछ ना कुछ है। तो मैग्नेटिज्म चैप्टर से आपको लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड थंब रूल जो है वो पढ़ के जाना है। लेफ्ट हैंड आपका रूल है, ठीक है, वो पढ़ के जाना है, जिसमें फिंगर्स को इस तरीके से रखते हैं यो यो करके, ओके। ये आपकी क्या बताती है, फोर्स, ये आपकी क्या बताती है, मैग्नेटिक फील्ड, बी से डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, और ये बताती है करंट। एक आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, F इक्वल्स टू बी आई एल। बी क्या है मैंने आपको बताया, मैग्नेटिक फील्ड, F क्या है, फोर्स, I क्या है, करंट, और लेंथ ऑफ कंडक्टर आपको दिया हो तो आप इस तरीके का आपको कंडीशन है कि बन सकता है, तो आप इसलिए ये फॉर्मूला पढ़ के जाइएगा। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला और गॉस में उसको कन्वर्ट करके आपको क्वेश्चन दिया था, बच्चों ने आंसर दिया था 10 टू द पावर 4 गॉस में उसको हम बताते हैं, ठीक है। फोर्स का ऐसा यूनिट यहाँ बताया वो आपको पता ही है, न्यूटन होता है। अब ये केस दिया, मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ। बोल रहे हैं कि ये कंडक्टर है, करंट इस तरफ जा रही है, और मैग्नेटिक फील्ड, ये जो ब्लू हमने लाइंस बताई है, मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इनटू द पेज जा रही है, मतलब अंदर की तरफ जा रही है। तो भाई लेफ्ट हैंड निकालो सब अपना, लेफ्ट हैंड निकाला, ठीक है। करंट जा रही है, ये होता है एफ डी आई, ये होती है करंट की डायरेक्शन, ये होती है फील्ड की डायरेक्शन, और ये होती है फोर्स की डायरेक्शन। सबसे पहले हम अपनी करंट की डायरेक्शन देखेंगे, या मैग्नेटिक फील्ड की। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों देखी जाती है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी जा रही है अंदर की तरफ, करंट की हमारी डायरेक्शन है इधर की तरफ। तो फोर्स कहाँ लगेगी बच्चों, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो सर ये तो हमें आता था अच्छे से बच्चों, तुम्हें जो नहीं आता था वो ये है, इसको देखते जाना। आपको कभी कभी क्या होता है, यहाँ करंट दिया था, सोचो अगर ये मैंने दी होती इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, तो हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने पढ़ रखा है इलेक्ट्रॉन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो करंट किधर जाएगी, इधर, तो करंट की डायरेक्शन ये बन जाएगी। तुम वही कर रहा हो तो गलत हो जाएगा ना। अब सबसे पहले आप देखोगे, सबसे पहले हमें इंडेक्स फिंगर यूज करनी होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन है इधर, तो फोर्स की डायरेक्शन आएगी उस केस में नीचे। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता हो सकता है ये क्वेश्चन बने, हो सकता है कि बना हुआ पीवाईक्यू में जेके बोस वालों को हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन बने। आपको बोले अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल आपने याद रखना पॉजिटिवली चार्ज है, तो करंट भी पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, तो ठीक है। बीटा पार्टिकल जो है वो नेगेटिवली चार्ज है,
और गामा में तो चलो होते ही नहीं चार्ज। आपको इन दोनों के ऊपर जो है वो क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। अगर आपको बोले ये जो है वायर है, इसमें बीटा पार्टिकल जा रहा है, बीटा पार्टिकल की डायरेक्शन ये है, अगेन मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, फोर्स की डायरेक्शन बताओ। बीटा पार्टिकल बच्चों नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की तरह ही है वो। पहले हम मैग्नेटिक फील्ड की देखेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो करंट कहाँ जाएगी, इधर, फोर्स कहाँ आएगी, नीचे। ध्यान रखना, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। आप में से काफी बच्चों ने इसे स्किप किया होगा। अब हमारा और क्या, तो अब हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि सर्कुलर कॉइल में कौन कौन सी चीजों पे फैक्टर हमारे इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिव प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द करंट वेक्टर। ये एक वायर है, इससे अगर 10 एम्पीयर की करंट जा रही है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है यहां तक बने, सर्कुलर फॉर्म में बनती है ना कंसेंट्रिक सर्कल, यहां तक बने, ये यहां तक इम्पैक्ट डाले, है ना। बट अगर इससे 1000 एम्पीयर की करंट जा रही है तो ये हो सकता है कि जहां आप बैठे हो वहां तक भी जो है इफेक्ट डाले। जितनी ज्यादा करंट उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इस कंडक्टर से अगर मैं पास हूं तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, दूर जाता जाऊंगा तो कम होती जाएगी। तो डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर के जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर कॉइल है ना, सर्कुलर कॉइल है या सोलिनॉइड है, तो अगर मैं सोलिनॉइड की बात करूं, ये है सोलिनॉइड और एक ये है सोलिनॉइड, दोनों में करंट जो है वो आई ही जा रही है। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा कौन बनाएगा, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तो वही आंसर आ जाएगा आपका। बच्चों, फिजिक्स का संपूर्ण ज्ञान इस वीडियो में मैंने तुम्हें देने की कोशिश की है। अगर 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 तुमने अच्छे से पढ़ा है, अगर ये वीडियो एंड तक देखी है, टुकुर टुकुर, अगर ये वीडियो एंड तक देखी है, तो आज की इस वीडियो में मुझे और तुमसे कोई कमेंट नहीं चाहिए। तो आप बस ये समझ लो, ये वीडियो तुमने एंड तक देखी है तो तुम ऑलरेडी टॉप 10% स्टूडेंट्स में हो, और इसको समझ ली तुमने, है ना। तो आज फिजिक्स का डर थोड़ा सा निकालने की कोशिश की थी। तो आपने कमेंट सेक्शन में, हर बच्चे ने एक ही कमेंट, मुझे हर बच्चे से यही चाहिए, देखो इसमें मेहनत लगी ना, केमिस्ट्री की तुम्हें सारी रिएक्शन दे दी, फिजिक्स के सारे फॉर्मूले दे दिए, नोटबुक लेके फटाफट उतार देना तुमने। तो तुमने कमेंट सेक्शन में लिखना आई सर्वाइव्ड फिजिक्स। क्या लिखना, आई सर्वाइव्ड फिजिक्स, की तुम फिजिक्स को सर्वाइव कर चुके हो। खुदा हाफिज, चलते हैं, फिर मुलाकात होगी।